हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं जो आप सब लोगों ने इस्तेमाल की है। जी हाँ, मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं जिसको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने हीट इंजन पढ़ लिया था और अब हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल हीट इंजन की तरह ही है। इसमें भी तीन जो कंपोनेंट्स है वो नेसेसरी होते हैं, जैसे कि सोर्स, जैसे कि आपने इसमें देखा था हीट इंजन में जो कि हाई टेम्परेचर को होता है। तो इसका टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। उसके बाद में सोर्स के बाद में आता है सिंक, जिसमें टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और यहां पे सेंटर में होता है वर्किंग सब्सटेंस। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है दोस्तों, ये वर्किंग सब्सटेंस क्या काम करता है? तो ये फैसिलिटेट करता है हीट को एक्सचेंज करने के लिए। ओके, तो अब देखो, जैसे हीट इंजन में हमने देखा था, हीट इंजन में हमने क्या देखा था कि जो हाई टेम्परेचर है वहां से हीट ली जाती है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है? हीट को लेता है, वर्क डन परफॉर्म करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे, और फिर बची कुची जो हीट है वो सिंक को यानी लो टेम्परेचर को क्या करता है? दे देता है। ठीक है, और फिर से साइकिल रिपीट होता है। तो इस तरीके से हीट इंजन हमारा काम करता था। लेकिन जो फ्रिज है दोस्तों, यह बिल्कुल अपोजिट काम करता है। फ्रिज क्या करता है? देखो, आप कोई भी चीज उसमें रखते हो तो वो क्या करता है? वो उसमें से हीट निकाल लेता है। अब उसका जो टेम्परेचर है वो पहले ही कम होता है। ओके, जो फ्रिज है उसका टेम्परेचर पहले ही कम होता है, और वो क्या करता है? इसका मतलब लोअर टेम्परेचर से वो क्या करता है? हीट को निकाल लेता है। जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी लो है वहां से हीट को निकाल लेता है। तो समझो यहां से उसने Q2 हीट निकाली। अब ये हीट निकाल के वो क्या करेगा? वो एनवायरमेंट में हीट को छोड़ देता है। एनवायरमेंट सोर्स की तरह काम करता है और उसमें वो हीट छोड़ देता है। सपोज Q1 उसने हीट छोड़ी, तो ये हीट ज्यादा होती है, यहां से कम हीट लेता है और यहां पे हीट ज्यादा छोड़ता है। और ये हीट लोअर टेम्परेचर से लेने के लिए, अगर लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करना है उसको और हायर टेम्परेचर को देना है, तो उसको वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नली। और ये कौन करता है? तो ये वर्किंग सब्सटेंस पे कौन वर्क डन करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो फ्रिज को। तो फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? एक्सटर्नली वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है, और एक्सटर्नली वर्क डन करके ये क्या करता है? हायर टेम्परेचर को हीट रिलीज कर देता है। तो ये हीट ज्यादा है, ये हीट कम है। सिंक से कम हीट लेता है, इधर ज्यादा हीट छोड़ता है। तो ये जो वर्क डन है वो एक्चुअल में कितना वर्क डन, ये यानी कितनी एनर्जी ये ऐड करता है? तो भाई ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी, यही होगा आपका वर्क डन, है ना। Q1 माइनस Q2, इतनी एनर्जी ये ऐड कर रहा है वर्क डन उसने। तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो गया। तो मैं कितनी एनर्जी यहां से निकाल रहा हूं? तो Q2 एनर्जी निकाल रहा हूं। और कितना वर्क डन मैं कर रहा हूं उसके लिए? तो इतना वर्क डन मैं कर रहा हूं। तो यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी इफिशियंसी। तो रेफ्रिजरेटर की जो इफिशियंसी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि ये कितना हीट निकाल पा रहा है, यानी इसने कितनी हीट निकाली है। ओके, और ये हीट निकालने के लिए उसको वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। तो यही होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको अगर हम ठीक से लिखे तो ये Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 के फॉर्म में ऐसे आएगा। तो ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो। अब आप यहां पे नोट करो कि अगर ये वर्क डन 0 हो जाता है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो कितना होगा? तो वो इंफिनिटी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप जो हीट है, हीट एक्चुअली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो एक्चुअल में होती है। बट यहां पे आप क्या कर रहे हो? फ्रिज में आप उल्टा काम कर रहे हो। आप लोअर टेम्परेचर से हीट निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी निकाल रहे हो, और किसको दे रहे हो? हायर टेम्परेचर को आप दे रहे हो। ये उल्टी प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ता है। बिना वर्क डन किए ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकती और फ्रिज वर्क नहीं कर सकता। और यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पे देखो, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये आइडियली इनफाइनाइट होता है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू इंफिनिटी से कम ही होगी, बट आइडियली इसकी जो वैल्यू है वो इंफिनिटी होनी चाहिए।
तो ये है आपका रेफ्रिजरेटर और ये उसका पूरा वर्किंग। अब देखो इसका अगर हमें कोई एग्जांपल लेना है तो हम इसका यहां पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। देखो सपोज कि इसमें से ये यहां से 40 जूल एनर्जी निकाल रहा है, 40 जूल हीट उसने निकाल ली। आप जूल में लो या तो फिर कैलोरी में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से 40 जूल उसने जो हीट है वो निकाल ली और यहां पे वो 60 जूल इतनी हीट दे रहा है, ठीक है। तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा बताओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। ये तो Q2 कितना है, ये है 40 और Q1 कितना है हीट, तो ये है 60। तो 60 माइनस 40, ठीक है, ये हो गया 60 माइनस 40 यानी 40 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40, ये हो गया 20। तो 0 0 कट और ये हो गया 2। अगर परसेंटेज में चाहिए तो ये 200% हो गई इफिशियंसी उसकी, या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम कोई भी, ये पर साइकिल है, ठीक है, पर साइकिल है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हमारा। अब इस पे जो बाकी एग्जांपल्स है वो हम जब कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दे दूंगा। फिलहाल तो हम जो रेफ्रिजरेटर है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसका जो वर्किंग है उसको यहां पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो रेफ्रिजरेटर है उसका वर्किंग बताने वाला हूं। जरा ध्यान देना और ध्यान से इसको पढ़ना। देखो ये एक पूरा साइकिल है, रेफ्रिजरेटर यानी पूरा साइकिल है। उसमें क्या होता है, उसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अभी। तो वर्किंग सब्सटेंस यानी वहां पे होता है टेट्राफ्लूरोकार्बन, टेट्राफ्लूरोइथेन। ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, एज अ वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल होता है। अब ये जो टेट्राफ्लूरोइथेन है, इसके पहले यहाँ पे फ्रेयॉन गैस हम इस्तेमाल करते थे। ये जो फ्रेयॉन गैस थी वो क्या करती थी, तो वो डिप्लेट करती थी ओजोन लेयर को, तो इसलिए हमने उसका इस्तेमाल जो है वो रोक दिया। हमने यानी पूरे वर्ल्ड ने उसका इस्तेमाल रोक दिया और आजकल हम ये टेट्राफ्लूरोइथेन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक पाइप होगा, उस पाइप में लिक्विड भरा होता है, कौन सा, टेट्राफ्लूरोइथेन वाला जो लिक्विड है वो यहाँ पे भरा होता है। और ये कितने प्रेशर को, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 बार प्रेशर को यानी 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये भरा होता है। अब यहां पे क्या किया जाता है, एक थ्रोटलिंग डिवाइस लगाया जाता है, थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। अच्छा ये थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है, तो एक्चुअल में ये एक नैरो कैपिलरी होती है। इस नैरो कैपिलरी से जो लिक्विड है वो फ्लो करने वाला है। तो ये जो लिक्विड है ये जब इस नैरो कैपिलरी से फ्लो करेगा तो क्या होगा, चोकिंग होगी। तो देखो जैसे ये पाइप है और इसका जो बोर है वो कम हो गया है ना, क्योंकि ये नैरो कैपिलरी है, अभी ऐसे गोल गोल जो घूम रही है। तो इसका जो एरिया है A2 ये कम है और इसका जो एरिया A1 है वो ज्यादा है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, हमने थर्मल प्रॉपर्टी बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने देखा था कि जो V1 है A1 V1 वो A2 V2 के बराबर होना चाहिए लिक्विड फ्लो के लिए। तो लिक्विड का जो फ्लो है वो सेम होता है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो भाई यहाँ पे एरिया ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, तो यहाँ पे अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये आपने करके भी देखा होगा सिंपली, अगर आप पानी कभी आपने अपने आंगन में अगर पानी ये किया होगा तो आपने ये जो है उसको इस्तेमाल किया होगा, वहां पे आपने एरिया घटाया और उसका जो स्पीड था वो बढ़ गया, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जब भी आप एरिया घटाते हो किसी भी ट्यूब का तो उसका जो स्पीड है लिक्विड का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ गया। अब स्पीड बढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन जहां पे स्पीड ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर कम होता है। तो एक्चुअल में ये थ्रोटलिंग क्या कर रहा है, तो ये प्रेशर को घटा रहा है। ये बर्नौलीज इक्वेशन है कि भाई वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को घटा रहे हैं। तो हमने प्रेशर कितना कर दिया, तो इसका प्रेशर हमने 0.6 बार तक कम कर दिया, तो ये बहुत ही कम हो गया प्रेशर इसका। ओके, अब प्रेशर कम होने की वजह से हमारा बेनिफिट क्या है, तो यहां पे देखो, यहां पे जो इसका टेम्परेचर था वो 45 डिग्री सेल्सियस था। ओके, और 8 बार, अब इसका जो
बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली -26 डिग्री सेल्सियस होता है 1 बार को प्रेशर पे। तो इतने प्रेशर को इसका बॉइलिंग, यानी एक्चुअल में 45 डिग्री सेल्सियस को इसने बॉइल करना चाहिए, यानी ये इवेपोरेट हो जाना चाहिए, इसने गैसियस स्टेट में होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो हमें पता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो चुका है यहाँ पे, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में। तो हमने क्या किया, इसका प्रेशर घटा दिया। तो भाई ज्यादा प्रेशर था तो ये 45 डिग्री सेल्सियस को भी किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। तो हमने इसका प्रेशर घटा दिया। तो जैसे ही इसका प्रेशर घटा क्या होगा, ये लिक्विड इवेपोरेट होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। क्यों इवेपोरेट होने लगेगा? क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो अभी बहुत ज्यादा कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट ये 0.6 बार है, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो चुका है, इसका मतलब ये जल्दी बॉइल करेगा, बराबर है। तो लोअर टेम्परेचर को ही ये बॉइल करने लग गया। तो अभी इसका टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा लो होता है, ये क्या करने लग जाएगा, बॉइल करने लग जाएगा। लेकिन बॉइल करना यानी इवेपोरेट करना, इवेपोरेट करने के लिए फेज चेंज करना पड़ेगा। तो ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसको जाना है अभी गैसियस स्टेट में। तो हमें पता है कि इसको कुछ हीट लगेगी, उसके लिए क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। तो ये लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, उतनी हीट उसको लगती है फेज चेंज करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा होती है एक्चुअल में। लैटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं हम उसको, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा हीट उसको लगेगी, तब जाके इसका फेज चेंज होगा। तो ये इसमें से कुछ लिक्विड इवेपोरेट होगा और वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये हीट कहां से लाएगा, तो ये हीट खुद की इस्तेमाल करेगा। तो भाई ये 45 डिग्री सेल्सियस को था, यानी उसके पास बहुत ज्यादा हीट थी, तो वो हीट वो इस्तेमाल करेगा इवेपोरेट होने के लिए। तो ये जो लिक्विड है, मान के चलते हैं कि ये 2 लीटर लिक्विड है, तो 2 लीटर में से जो 1/4 लीटर लिक्विड है, 1/4 लीटर लिक्विड जब इवेपोरेट करेगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो घटेगा। क्यों घटेगा? देखो इतना ही पार्ट इवेपोरेट कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हीट इसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर फॉल करता है, और इसका टेम्परेचर कितना बन जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। तो इस तरीके से इसका टेम्परेचर घट गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे ये इसकी स्टेट लिक्विड स्टेट थी, यहां पे ये लिक्विड प्लस गैस है, लिक्विड प्लस वेपर्स है। ओके, तो इसकी वेपर्स क्रिएट हो गई है ना, तो थोड़ी सी वेपर्स है और बाकी सब ये लिक्विड ही है। अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको यहां पे देखो, यहां पे हमने इसको क्या किया, यहां पे इसको इवेपोरेटर में भेज दिया। अब ये इवेपोरेटर क्या होता है, तो इवेपोरेटर यानी ये एक्चुअल में आपका फ्रिज होता है, जहां पे आपने सब्जी वगैरह कुछ भी रखा हुआ है ठंडा करने के लिए, तो वहां पे भी ये ऐसी ही कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो उसको पूरे फ्रिज में ऐसे घुमाया रहता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट गर्म है ये क्या करता है, उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब ये जो लिक्विड है -20 डिग्री सेल्सियस का, उसको जब हीट मिलेगी तो ये इवेपोरेट होगा। तो अब इस हीट की, यानी जो एप्पल है जो भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, ठंडा होने के लिए, इसकी हीट का ये इस्तेमाल करेगा इवेपोरेट होने के लिए। देखो यहां पे इसने खुद की हीट इस्तेमाल की थी, क्योंकि यहां पे दूसरी हीट कोई नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे उसने खुद की इस्तेमाल की थी। अब ये एक्सटर्नल हीट को निकालेगा इसमें से और इवेपोरेट होगा। तो अब ये बन चुका है पूरा वेपर्स, तो ये वेपर बन गए पूरे। यहां पे लिक्विड था, अब ये वेपर बन गया। अब वेपर बनने के बाद, वेपर्स बनने के बाद यहां पे काम आता है आपका कंप्रेसर का। तो आपने देखा होगा कि आपके फ्रिज में पीछे के साइड में एक कंप्रेसर लगा होता है, जिसमें गैस भरी होती है, ठीक है। तो यही वो गैस है। अब ये गैस जब कंप्रेसर में जाएगी, तो कंप्रेसर का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। यही वो है जो एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म कर रहा है, किस पे, इस पे, वर्किंग सब्सटेंस पे। तो यहां पे वर्किंग सब्सटेंस पे एक्सटर्नली वर्क, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ये कंप्रेसर, आपका पूरा कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी पे। ये क्या करता है, तो ये इसके प्रेशर को बढ़ाता है। तो देखो यहां पे जो प्रेशर है वो कितना है, 0.6 बार, यहां पे भी 0.6 बार है। ये बहुत ही कम प्रेशर है। तो फिर से अगर मुझे साइकिल घुमाना है तो इसी प्रेशर पे 8 बार पे और 45 डिग्री सेल्सियस पे मुझे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं कंप्रेस करता हूं उसको। तो ये कंप्रेसर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। जैसे ये कंप्रेस होगा, इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा।
और अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हमें बताता है। तो इसका अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये जो है जिसका टेम्परेचर -20°C था, उन वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो अब बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 90°C। तो इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ा है? क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, उसमें हीट ऐड हुई है, तो ये हो गया 90°C। अब इसके बाद में ये कहां पे जाएगा? तो ये जाएगा कंडेंसर में। तो ये कंडेंसर कहां पे होता है? तो ये जो कंडेंसर है वो कहां पे होता है? तो ये कंडेंसर आपके फ्रिज के बैक साइड में, जो भी आपको ये दिख रहा है ना, ऐसे ही दिखता होगा आपको, ये ऐसे दिख रहा होगा। तो ऐसे जो दिखता है आपको फ्रिज के बैक साइड में, वही आपका क्या है? वही आपका कंडेंसर है। ये कंडेंसर क्या है? वो बाहर है एनवायरमेंट में, फ्रिज के बाहर होता है, ठीक है। तो बाहर होने की वजह से क्या होता है कि ये बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर उसके पास है। तो सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ तो भी होगा, 25 या तो फिर 30°C, इतना टेम्परेचर है। और इसका टेम्परेचर, इसमें जो गैस भरी है, वेपर्स भरे हुए हैं, उनका टेम्परेचर कितना है? तो उसका टेम्परेचर है 90°C। ओके, अब क्या होगा? अब इसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कितना है? 8 बार इतना प्रेशर इसका हो चुका है, और इसका टेम्परेचर है 90°C, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्या होगा कि ये कंडेंस होगा यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है सराउंडिंग का 30°C, और इसका टेम्परेचर 90°C। तो क्या होगा? तो ये हीट दे देगा। किसको हीट देगा? ये सराउंडिंग को। तो देखो, सराउंडिंग को इसने हीट दे दी। ओके, यहां पे सराउंडिंग को हीट उसने दे दी। सराउंडिंग को हीट देने के बाद जो हमारा सोर्स है, एक्चुअल में सोर्स है सराउंडिंग, यानी क्या है? हमारा सोर्स है। तो उसको हीट, जो कि हायर टेम्परेचर को था, ये सराउंडिंग हायर टेम्परेचर को है, ये फ्रिज है जो लोअर टेम्परेचर है, तो लोअर टेम्परेचर से ही वो हीट निकाल रहा है और हायर टेम्परेचर को वो दे रहा है। देखो, -20°C को हीट निकाल रहा है और 30°C को हीट दे रहा है। तो ये 90°C का जो वेपर है वो 30°C को हीट एक्सचेंज कर देता है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? ड्रॉप होगा, क्योंकि उसने हीट क्या कर दी? रिलीज कर दी एनवायरमेंट में। तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर कितना हो गया? अभी हो गया इसका 45°C। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर 45°C होता है, ये फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि इसकी हीट निकल चुकी है। तो ये वेपर्स फिर से किस फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आते ही आप फिर से यही साइकिल क्या करोगे? रिपीट करोगे। तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होते रहते हैं, और इस तरीके से काम करता है हमारा फ्रिज। आया दोस्तों आपको समझ में? यहां पे एक चीज नोट करो कि जो फ्रिज होता है एक्चुअल में वो अंदर की चीजों को ठंडा करता है, बट बाहर हीट को छोड़ता है। इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए हीटर। एक्चुअल में वो आपके रूम को हीट करता है, बाहर हीट भेजता है वो। तो इसलिए आप अगर फ्रिज के पिछले साइड में अगर आप हाथ डाल के देखते हो तो आपको गर्म महसूस होगा। तो वहां पे जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रही है। तो एक्चुअल में अगर आपने आपके दरवाजे बंद कर लिए, पूरा रूम बंद कर लिया और फिर उसमें फ्रिज ऑन किया और उसमें कुछ चीजें हैं, तो एक्चुअल में आपका जो रूम है वो हीट होता है, गर्म होता है ना। तो फ्रिज में जो चीज है वो ठंडी होती है, लेकिन बाहर वो क्या करता है? वो गर्मी फैलाता है। आगे आपको समझ में? तो ये है पूरा वर्किंग फ्रिज का। होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, तो चलो फिर यहां पे हम रुकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।